अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम। पहली बार बांग्लादेश के आम इंतखाबात ने जनूबी एशिया में बिछी इलाकाई सियासत की बिसात पर हलचल पैदा कर दी है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अवामी लीग के बगैर BNP और जमात इस्लामी पर मुश्तमिल नई पार्लियामेंट दाखिली सियासत ही नहीं बल्कि खित्ते में भी ताकत का नया तवाज़ुन कायम करेगी। बांग्लादेश की नई क़यादत शेख हसीना के बरक्स भारतीय बालादस्ती को चैलेंज करेगी और भारत की दाखिली मुदाखलत का रास्ता रोकेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या BNP की नई हुकूमत खलीज बंगाल की बहरी राहदारी, सप्लाई चेन, तवानाई के मंसूबों को बांग्लादेश की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएगी? पाकिस्तान और चीन के सैफ अरीकी ताल्लुकात में बांग्लादेश की शमूलियत किस हद तक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा देगी? अवाम की उम्मीदें और नई क़यादत की तरजीहात कहाँ मिलेंगी और कहाँ मुतसादिम होंगी? क्या जमात इस्लामी बांग्लादेश वाकई एक फ़ाल अपोजिशन का किरदार अदा करेगी या फिर सिर्फ सियासी शोबदाबाजी तक महदूद रहेगी? 2026 की पार्लियामेंट में बंगला नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म के ज़हूर पाने के अमली नताइज क्या होंगे? BNP के वादे अवाम की ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली ला पाएंगे क्या, या कारकर्दगी सिर्फ बयानिए तक महदूद रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 का बांग्लादेश भारत के लिए चैलेंज, चीन के लिए मौका और पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक बरतरी का बाइस बनेगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बांग्लादेश के जर्नलिस्ट मोईद इमरान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मोईद साहब। BNP की इंतखाबी फतह और जमात इस्लामी की नंबर 2 पोजीशन बांग्लादेश के सियासी तशख्खुस में किस नजरियाती तब्दीली का इशारा है या फिर महज एक इलेक्शन रन? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, जो हमें अब एक दिन के पहले भी एक अनसर्टेनिटी कि क्या जरूरी में, क्या रियलिटी में क्या इलेक्शन होगी या नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब खुद ब खुद हो गया। हाँ, ये कहूँगी कि बांग्लादेश के पॉपुलर वोटिंग में जो BNP आई, ये BNP एक पुराना पॉलिटिकल पार्टी है। 40 साल से पहले इसको जन्म हुई ना, इसके भी पहले। मगर एक चीज कहूंगी, इन लोगों ने आके देखिए पॉपुलैरिटी में मामले में बहुत ही आगे है, मगर जी जमात इस्लामी ने स्लो एंड स्टीडी ये पॉलिसी ली और इनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि ये एक स्लोगन करेगा, वो है इंसाफ। ये इंसाफ दिलाएगा हमें। मगर कुछ चीज हो गया जो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक के लिए आज क्या कहूँ, एक 40% उन लोगों की एक एस्टिमेट था कि 40% जीतेगी, और हाँ एक बहुत ही चांस था, मगर आखिरकार एक इंसिडेंस ये सारे के सारे ये जो कैलकुलेशन थे उसे मिसअप जी और आखिर में बाजी मात कर दी। और एक चीज कहूंगा कि जमात इस्लामी इन लोगों की जो एक्टिविज्म है ये थोड़ा खुफिया की तरह, सो इसी लोगों के पास पार्टी की तरह है। मगर और एक चीज अहम चीज कि बांग्लादेश के हिंदुस्तान के फेवर या क्या कहूँ इन्फ्लुएंस है क्या, ये एक चीज हुआ, एक इंसिडेंस हुआ। सबसे पहले हमारा होने वाले जो प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, हम जिसका हम तारिक जिया कहते हैं, उसको पहले कांग्रेचुलेट कौन किया? मतलब एक चीज। अच्छा मईद साहब, जमात इस्लामी किस हद तक एक फाल और मौसर अपोजिशन के तौर पर काम कर सकती है? और जमात इस्लामी ने जो जीता था वो क्या कहूँ, आज तक मैं कहूंगा कि सब कॉन्टिनेंट में इसके सबसे बड़ा विक्ट्री थी। ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में, ना ही बांग्लादेश में आज तक इतनी बड़ा विक्ट्री लोगों को नहीं मिली। हाँ, ये लोग है इस वक्त जो ऑपोजिशन इन्होंने की है, इसके साथ हमारा कुछ इस्लामिस्ट खिलाफत इस्लामी और इस्लामिक आंदोलन, हम इसे कहते हैं कि इस्लामिक मूवमेंट बांग्लादेश और NCP के साथ कोalition की। सो इस वक्त ये लोग कहूंगा कि एक थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मगर कुछ कॉर्नर पोजीशन, अगर इन लोगों की 10-20 सीट ज्यादा मिल जाते थे तो इसको एक स्ट्रॉन्ग वॉइस वोकल हो सकते थे। मगर जब इन लोगों ने 20 या 22 सीटें जीते हैं,
सो इस परसेंट पे 20-22 नहीं, सो तकरीबन मैं कहूँ 70 या बिल्कुल 70 से 26 ज्यादा सीटें जीती हैं। है। तो हम कह सके 25 to 26% है, मगर अगर हम रिवर्स में तो जो कंपेयर करें तो अभी भी 70% से ज्यादा सीट बीएनपी लोगों का है। तो ये कहूंगा कि हाँ, ये एक ऑपोजिशन है मगर उतनी स्ट्रांग नहीं है। और एक चीज कहूंगा कि जमात इस्लामी के एक्टिविज्म जो उन लोगों ने बहुत सारे अच्छी चीज की है, यहाँ हॉस्पिटल, बैंक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे चीजें जमात इस्लामी के साथ लिंक्ड है। मगर अभी भी इन लोगों के 71 के जो हुआ, हाँ, हमें उस चीज का याद आते हैं और इसीलिए लोगों में क्या अवाम में अभी भी इन लोगों के लिए कुछ डर या खौफ भी अभी भी है। अच्छा, यहाँ पे माइक साहब, यहाँ पे एक सवाल और भी कि क्योंकि हमने 2024 से बांग्लादेश को तब्दील होते देखा है, अब बांग्ला अवाम का भारत की तरफ जो रवैया है, जो गुस्से वाला रवैया है, आपकी नज़र में ये एक, इसको हम परमानेंट चेंज कहें या फिर ये एक वक्ती गुस्सा है जो शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से था? देखिए, एक चीज कहूंगा कि पिछले एक साल में जो हुआ, इसके लिए हम तो हिंदुस्तान को हम कसूरवार समझ कर रखेंगे, मगर इसके लिए उससे ज्यादा कसूर हम लोगों पे है। हम लोगों की यहाँ तोड़फोड़ की, वेंडलाइजिंग की, बहुत सारी चीजें की, और हिंदुस्तान भी कम शातिर नहीं है, उन्होंने इस चीज को फायदा उठाया। अगर आप बांग्लादेश के ग्राउंड के रियलिटी देखें तो अगर आप मार्केट में जाए, जितनी सारी इंपोर्टेड आइटम और एक्सक्लूसिव मेडिकेटेड आइटम, सारे के सारे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके देखिए, जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ इंपोर्ट होती है, इसका 65 से 70% हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है। हम उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। सपोज एक शैम्पू या फिर एक माउथ वॉश, हम अगर ये दुबई, सिंगापुर या यूरोप और किसी और एक मुल्क से अगर हम इंपोर्ट करें तो बहुत महंगी होगी, और ऐसे ही प्रोडक्ट सेम क्वालिटी अगर हम हिंदुस्तान से इंपोर्ट करें तो बहुत सस्ती होगी। सो ये उन लोगों का बहुत बड़ा एडवांटेज है, और हमारा जो एडवांटेज है वो हम नहीं ले पाए, क्योंकि हमारा एडवांटेज है उसके नॉर्थ ईस्ट से मेन स्ट्रीम इंडिया में जाने का सबसे बड़ा रूट है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से ही नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोडक्ट्स या जो रिसोर्सेज यहाँ जाती, तो यहाँ से प्रोसेस होकर जा सकते थे, मगर हमने वो एडवांटेज हमने नहीं ले पाए। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेलियर है। और एक चीज कहूंगा कि जो लोग बांग्लादेश के लोगों के बहुत बड़ा दोगलापन है, और वो क्या है, हम जो लोग आप देखेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, वही लोग दूसरी दिन हिंदुस्तान चला जाता है ट्रीटमेंट और दूसरे कामों के लिए। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? खुद ये चीज मैंने खुद आंखों में देखा है जी। सो एक चीज, मगर मैं हिंदुस्तान के खिलाफ भी नहीं हूं, और इसके भी बहुत खिलाफ हूं कि लोग जो कहेगा कि हमारे साथ पाकिस्तान के सारे रिश्ते तोड़ना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान भी साउथ एशिया के हिस्सा है, हिंदुस्तान भी हिस्सा है, दोनों के साथ ही हमारा अकॉर्डेंस, क्या कहूँ, हमारा जो औकात या हमारा जो कैपेसिटी है, उन लोगों इन चीजों के कंसीडरेशन में हमें रिलेशन होगी। जैसे मैं कहूँगा 30 साल पहले मैं तेहरान से ढाका आई कराची होकर, so that was the only common route from going to Middle East to Bangladesh was from Dhaka, Karachi, whether you say Dubai, you say Abu Dhabi or Tehran or Baghdad, anywhere. So Karachi was a very common route. So we can easily reestablish that. But nowadays, there is much feasible, or we already got so many straight direct flights from Istanbul, from Riyadh, from Jeddah to Dhaka. So in that case, but still we can easily, there was a flight straight from Dhaka to Karachi or Islamabad. So we can easily reinstall it. इससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज आपने पूछा कि रेफरेंडम के बारे में। हाँ, ये रेफरेंडम है जुलाई में हुई जो अपराइजिंग या रेवोल्यूशन, आप जो कहे, मैं इसे रेवोल्यूशन एटलीस्ट मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इन चीजों की बात जो हुई, ये रेवोल्यूशन के सिम्टम या सिंबल नहीं हो सकते। इन लोगों ने कहा कि हमारा जो पार्लियामेंट है इसे तोड़कर हमें 2 स्टेज बाइसेमरल
जैसे एक टू स्टेज जैसे हिंदुस्तान में है, जो जैसे अपर हाउस लोअर हाउस करना चाहिए, बहुत अच्छे। और यहाँ एक क्लॉज होगी यूनाइटेड स्टेट्स की तरह कि 2 टर्म के बाद कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। ये बहुत अच्छे है। मगर लॉन्ग टर्म में अगर देखें, बांग्लादेश में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों मुल्क में नहीं है। अगर कोई आम इंसान कानून तोड़े या कानून के मुताबिक ना चले, सो आप जितनी चाहे आप रेफरेंडम दे, जितनी चाहे अपग्रेडेशन दे, कोई तो फायदा तो नहीं होगा। वैसे ही होगा जो पिछले होते। सो इसीलिए मैं इन चीजों पे अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी। मैं एक चीज कहूंगा, ये हमारा एक बहुत ही नामजाद एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अली रियाज, वो अमेरिका में रहने वाले, वो अमेरिकन मॉडल यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो लोग फॉरेन एक्सपर्टीज है, ये इन लोगों पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम, ये सब चीज वो वेस्ट के साथ ईस्ट के हर वक्त कंपेयर करते रहेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, अमेरिका, यूरोप, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, उन लोग वहाँ एक नॉर्म है, वहाँ एक लाइफ स्टाइल है, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। आपको ये थर्ड वर्ल्ड के आखिर में ही देखना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, और एक चीज मैं कहूंगा कि जो जुलाई में जो हुई रेफरेंडम, मैं इस पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं रखती, इसीलिए क्योंकि मैं कहूंगा कि जुलाई में जितनी सारे नौजवान ये जो रास्ते में निकली, जिसमें जंग लड़ी हसीना के खिलाफ, इन लोगों के साथ आखिर में धोखा हुआ है। बहुत सारे, ये आपने देखा ये टर्नआउट कितनी हुई थी, सब मिलकर 55 से ज्यादा नहीं, बिल्कुल दोपहर तक ये थे 47.9, और इसके बाद मैंने सोचा जरूर 60 तक जाएगी, वो भी नहीं गई। 50 से 55 दो अलग अलग स्टैटिस्टिक्स कह रहा है, एक कह रहा है 50, एक और एक कह रहा है 50, तो ठीक है 55 ही सही। सो टर्नआउट रेट तो 75 से 85 होना चाहिए, तो इतनी कम क्यों हुई? क्योंकि लोगों के अंदर एक दहशत या क्या कहूँ, एक डर थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब दूसरी बात, अवामी लीग के जो कोर सपोर्टर्स थे, इन लोगों ने ये बॉयकॉट की, और आखिर लोगों ने सोचा या कुछ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होके ही लोग, जब ये कहूँ कि जो हमारा अवाम है, नॉर्मल पीपल या ऑर्डिनरी पीपल, इन लोगों ने घर पे बैठकर रही, सो घर पे बैठकर बीवी बच्चों के साथ ही वक्त गुजारी। बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश के सीनियर जर्नलिस्ट माइद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आखिर वो कौन सा खतरा है जिससे निपटने के लिए भारत को 40 अरब डॉलर के हथियार खरीदने पड़ रहे हैं? भारत खतीर इजाफी रकम से 114 रेफाल फाइटर्स, नए मिसाइल और डिफेंस सिस्टम्स की खरीदारी करेगा। सवाल यह है कि भारत की इन गैर मामूली जंगी तैयारियों की असल वजह क्या है? क्या भारत का फौजी हदफ पाकिस्तान है या कोई और मुल्क? हकीकत यह है कि खलीज बंगाल में भारत का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है, और ये बात भारत जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। शायद ये पहला मौका है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के स्ट्रेटेजिक घेराव में है, और तेजी से बदलते इलाकाई मंजरनामे के तनाजुर में पहली बार भारत को अपने मशरिक और मगरिब से गैर महफूज होने का खदशा लाहिक हुआ है। अब सवाल ये है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में खाक चाटने वाले भारतीयों की हालिया जंगी तैयारियां किसी तूफान का पेशे खेमा है या महज फौजी खत में मुब्तला इकदाम? पाकिस्तान भारत के गैर मामूली फौजी बजट और गैर मामूली वेपन खरीदारियों को किस तरह रोक सकता है? इस पर बात करेंगे दिफाई तज्जियाकार खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। सर, भारत ने मजीद 40 अरब डॉलर्स के मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और रेफाल फाइटर्स की खरीदारी किया है। हम कह सकते हैं कि ये एक नए तूफान का पेश खेमा है या सिर्फ ये फौजी खपत है, ये जाहिर करने के लिए कि भारत अब भी स्ट्रांग है? जी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया। देखिए, ऑर्डर सोचना और बात होती है, फिर जहाज़ों को ऑर्डर करना और बात होती है, और जहाज़ों की डिलीवरी एक तीसरी बात होती है। बिल्कुल ये इतना आसान नहीं होता कि आज जो न्यूज़ आई है इसका मतलब है कोई ऐसा परसेप्शन हम बिल्ड करें कि कल परसों शायद 114 जहाज टेक ऑफ करेंगे फ्रांस से और इंडिया आकर लैंड कर जाएंगे। ये फाइटर जहाज़ों की बड़ी लॉन्ग टर्म एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, उसकी इंडक्शन का। ऑल्दो इंडिया को एडवांटेज जरूर है कि उनके पास ऑलरेडी 36 राफेल मौजूद हैं,
और जाहिर है उन्होंने जो उसके साथ किया वो तो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि जब आप इस तरह का सोच या प्लान करते हैं तो बड़ा टाइम टेकिंग होता है। पहले मैं राफेल की पिछली इंडक्शन की अर्ज कर देता हूँ टाइमलाइन आपको, जो इंडिया ने पहले 36 इंडक्ट किए थे। ये 2016 में हिंदुस्तान ने एग्रीमेंट किया था फ्रांस की कंपनी एवियन मार्शल दसॉल्ट जो कंपनी बनाती है। 2016 के बाद 2019 का वाकया हुआ फरवरी का, अभिनंदन वाला जिसमें जहाज मारा गया, तो उस वक्त इनको ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे ऑर्डर किए हुए। जब अभिनंदन का जहाज मारा गया तो आपको याद होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर राफेल होते, तो वो ये उनको हसरत वो थी कि हमने ऑर्डर किए हुए 2.5-3 साल से ज्यादा हो चुका था, राफेल अभी भी नहीं मिले थे, पहली बात। तो उसके भी तकरीबन ऑल्दो उसी साल 2019 में ही उनको डिलीवरी शुरू हो गई थी, लेकिन टोटल तकरीबन 5.5 पौने 6 साल के बाद इनके जहाज 36 कंप्लीट हुए थे। तो ये सिर्फ 36 जहाजों का जरा टाइमलाइन नोट कर लें, फिर 114 या 115 जितने भी ऑर्डर करते हैं वो हम बाद में बात करते हैं। दूसरा, राफेल कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी अभी तक रिसेंटली पिछले से पिछले साल तक 13 जहाज बनाने की थी एक साल में। फिर पिछले साल उन्होंने डेवलप की कोई 18 जहाज कर लिए, और मैंने अभी रिसर्च किया, मैं अभी ढूंढ रहा था उनकी कंपनी, और मेरे कोई कॉन्टेक्ट से जिन्होंने बताया कि अब वो 23-24 जहाज पर ईयर बनाने की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं जी। अगर आप सिर्फ अपने दिमाग से यही सोच लें कि फ्रांस की कंपनी राफेल किसी को भी जहाज ना दे अगले 5 साल, तो आज ऑर्डर कर दे अगर इंडिया, तो 5 साल बाद ये ऑर्डर पूरा होगा, जो कि नामुमकिन इसलिए लगता है कि उन्होंने और बहुत सारे जहाजों के ऑर्डर लिए हुए हैं। इंडोनेशिया का ऑर्डर पहले से लिया हुआ है, उसकी कोई पेमेंट हो चुकी है, 3 जहाज भी इंडोनेशिया को डिलीवर हो चुके हैं, वो करने हैं, और मुल्कों को री ऑर्डर है उनके, जो कुछ तो जाहिर है शशोपंज में हैं लोग। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आपके बैकग्राउंड में कि ऑर्डर देना या सोच लेना और चीज होती है, डिलीवरेंस एक और चीज होती है। लॉन्ग टाइम है। और एक आखिरी बात जो आपने बेसिक सवाल किया था उसकी तरफ आते हैं कि हिंदुस्तान चाह क्या रहा है। चाह ये रहा है कि इस वक्त बड़ी हाइप क्रिएट हुई है उनके लोगों में, हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोगों को वॉर हिस्टीरिया में लीडरशिप ने मुंतकिल किया, मतलब एक किस्म का कन्वर्ट कर दिया कि जंग आ रही है। जब हो गई, जो रिजल्ट उनके नापसंदीदा हुआ, तो फिर उन्होंने कहा चाइना ने हमें हराया, पाकिस्तान ने तो नहीं हराया। अब लोगों को ये सेटिस्फेक्शन देने के लिए इस वक्त लोग बजट अफोर्ड कर सकेंगे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, ऑपोजिशन के पास जस्टिफिकेशन कम होगी, जब ये लोग कहेंगे कि जी हमने तो एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, देखे 36 जहाज कम है, हमें 114 ऐड कर। तो इस वक्त माहौल उनके हक में बना हुआ है, बजट अप्रूवल लेना आसान है, हालांकि ये बहुत बड़ा ऑर्डर होगा अगर मटेरियलाइज हो जाता है, लेकिन टाइमलाइन बताएगा कितना इफेक्टिवली इंटीग्रेट करते हैं, वो एक अलग सवाल हो। अच्छा, आप ये बात कर रहे थे, उन्होंने अपने लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए कहा कि असल में चाइना ने हराया है, पाकिस्तान ने नहीं। तो इसका मतलब भारत के लिए जो असल फौजी खतरा है वो चीन है, पाकिस्तान नहीं है। मतलब ये महज बयानिया बनाया जा रहा है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के हवाले से जो फरीक इत्तेहाद है, इसने भारत का स्ट्रेटेजिक घेराव कर लिया है, हम ये समझे? जी, अभी तो जल्दी है ये कहना कि घेराव हो गया, लेकिन बांग्लादेश में जो ट्रांजिशन हुई है हुकूमत की, वो बुनियादी तौर पर देखिए, हसीना वाजिद ने तकरीबन 15 साल हुकूमत की। ये एंटी इंडिया वोट पड़ा है, चाहे वो जमात इस्लामी की भी सीटों पर पड़ा है, कोई 70-77 के करीब उन्होंने सीटें ली हैं, या जो बीएनपी ने उन्होंने तारिक रहमान ने ली है सीटें, ये दोनों के दोनों वोट एंटी इंडिया पड़े हैं। जमात इस्लामी वो जमात है जिसके ऊपर इन्होंने तकरीबन एक दहाई से ज्यादा पर बैन किया हुआ था, उनके 11 लोगों को फांसी दी थी। तो मैं ये लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इंडिया का जो बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस है, तो वो तो पैकअप ऑलमोस्ट हो चुका है, लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया। तो ये नेचुरल कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट होगी पाकिस्तान की, चाइना की और अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के साथ, कि हम किसी के खिलाफ फिर भी नहीं होंगे। लेकिन इंडिया खुद इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसने अभी भी रिलीजियस पार्टियों को, उन रिलीजियस पार्टियों को जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहता था, चाहे वो जमात इस्लामी थी, चाहे जो इंडिया में तकरीबन तमाम दारुल उलूम में देवबंद है, जामे रजा है, सबको एंगेज किया था कि अगर जो भी इलेक्शन जीत जाए, इंडिया की उसके साथ सिंपैथी हो, ताकि वो प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना पॉलिसीज ना बनाए। तो आई थिंक अभी थोड़ा जल्दी है, जो प्राइम मिनिस्टर नए टेक ओवर करेंगे उसके बाद हम उनका देखेंगे, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे एज कम्पेयर टू हसीना वाजिद की निस्बत। अच्छा, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन तारिक रहमान जो कि नेशनलिस्ट पार्टी के इस वक्त सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो वज़ीर आज़म जब बनेंगे तो वो दुश्मनी को एक साइड पर रख के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भारत के साथ भी नए सिरे से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बढ़ेंगे। और शेख हसीना वाजिद का फिर किरदार इसमें क्या होगा? क्या वो शेख हसीना वाजिद को वापस मांग सकते हैं भारत से, जो मजीद केसेस उन पर चलाने के लिए? देखिए आयशा, हम बांग्लादेश से दोस्ती का ये मतलब नहीं कहते या नहीं चाहेंगे कि वो हिंदुस्तान से हमारे बिहार पे दुश्मनी करे, लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। आपने क्रिकेट के ग्राउंड में देख लिया, हिंदुस्तान ने खुद क्रिकेट को पॉलिटिक्स में धकेला, और हमने जो
कोई मिलिट्री फ्रंट पे तो सपोर्ट नहीं किया बांग्लादेश को, हमने क्रिकेट ग्राउंड पे किया और उसूल की बुनियाद पर किया, उसूलों के ग्राउंड पर किया। तो आपने देखा दुनिया में एक मजाक बना हिंदुस्तान की उस डिसीजन मेकिंग का, उनको कन्वर्ट करना पड़ा, अकोमोडेट करना पड़ा बांग्लादेश को। तो मैं सिर्फ मिसाल से वाजे ये किया है कि बांग्लादेश को हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे बिहाफ पे दुश्मनी करो या टू फ्रंट कोई बॉर्डर खोलो, लेकिन जब असूल पसंदी पे आपकी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती है, बांग्लादेश ऐसे मुल्क के साथ 17 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी इकोनॉमी, उस तरह ना सही लेकिन अभी थी रिसेंटली, अभी ये टेक्सटाइल में, फैब्रिक्स में, गारमेंट में इस तरह बहुत बड़ा उनका रोल था। जी, जी, और वन ऑफ द रीजन है तारिक रहमान को वोट इसलिए पड़े हैं कि वो लोग चाहते हैं कि एक इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करें, जो मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, एक इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करें बांग्लादेश पर, दूसरा मुल्क को इकोनॉमिक रिवाइवल दोबारा करें जो ऑलमोस्ट सबसाइड हुआ है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है और बांग्लादेश खलीज बंगाल की विरासत के दावेदार के तौर पर भी सामने आया है। क्या वाकई बांग्लादेश की एंट्री के बाद खलीज बंगाल भारत के लिए गहरी खाई बनने जा रहा है और क्या इसका बुहैरा हिंद में भारत की जो फौजी बालादस्ती है इस पर भी असर पड़ेगा? आयशा देखिए, ओवर द इयर्स हमने इसी रीजन के लोगों ने, 7 मुल्कों ने मिलकर एक सार्क कॉन्फ्रेंस बनाई थी जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, ये हम लोग शामिल थे। वो कहाँ चली गई? वो कागजों में भी नहीं अपशद रह गई। वो मकसद ही उसका ये था कि हम इन खित्ते में जो 7 मुल्कों में लोग रहते हैं, हम तकरीबन 22% हैं दुनिया की पॉपुलेशन का। हम चाहते थे कि एक दूसरे को बेनिफिट दें, ट्रेड करें, गुडविल करें, डिप्लोमेटिक रिलेशन करें, सोशल रिलेशन करें। वो सार किसकी वजह से या किसकी हट धर्मी की वजह से ड्रॉप हो गई या फिजल आउट हो गई नजर नहीं आ रही, हिंदुस्तान की वजह से। और ये जो 22% लोग हम हैं, जो पूरी दुनिया का है, हम आपस में हम ट्रेड सिर्फ 5% करते हैं। किसकी वजह से करते हैं 5% ट्रेड? हिंदुस्तान को लीड रोल लेना चाहिए, जिसकी ऑलमोस्ट प्रेडोमिनेटली ऑलमोस्ट 60-70% पॉपुलेशन इस सार्क मुल्कों में हिंदुस्तान की अकेले की है। तो हिंदुस्तान को लीड लेनी चाहिए थी। जंगें अपनी जगह होती हैं, इख्तलाफात अपनी जगह होती हैं, लेकिन एक लोगों का भला, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक म्यूचुअल ट्रस्ट, वो उसको आगे लेके बाकी मुल्कों के साथ तो चल सकता था। तो बाकी मुल्कों के साथ भी यही हाल हुआ है। तो हर मुल्क क्यों अनकंफर्टेबल है? श्रीलंका अनकंफर्टेबल है, भूटान अनकंफर्टेबल है, बांग्लादेश अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के साथ। तो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है हमारे साथ क्या किया और हमने वापस क्या किया। तो ये हम कोई अलायंस या कोई हेजमोनिक डिजाइन पाकिस्तान के नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कोई डिजाइन नहीं है। हिंदुस्तान कैसा होता है? अब जब लोग असूल पसंदी की बातें करेंगे उनके नेबरहुड में, तो हिंदुस्तान को ऐसा लगता है कि ये सब मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि जाहिर है जैसे मैंने कहा कि वो अब असूल की बातें करेंगे तो वो एक नेचुरल अलायंसेस बनेंगे, चाहे वो पाकिस्तान बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका पाकिस्तान हो या कोई और। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, फिर से ये दिफाई बजट के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अपने महदूद बजट के साथ ऐसा क्या करे कि भारत के गैर मामूली फौजी बजट और हथियारों की खरीदारी को बैलेंस किया जा सके? आयशा, जब से पाकिस्तान बना है, जितने साल मैंने एयरफोर्स में गुजारे, किसी स्टेज पर हमारी मिलिट्री की, आर्म फोर्सेस की, पर्टिकुलर एयरफोर्स की, हमारी किसी स्टेज पे ना ये ख्वाहिश थी, ना डिज़ाइन था, ना कोई वॉर प्लान में शामिल था कि हम जहाज वर्सेस जहाज डील करेंगे, मिसाइल वर्सेस मिसाइल काउंट करेंगे, उनके 100 मिसाइल, हमारे भी 100 मिसाइल। हमने उनको जो बीट किया है अभी भी मिसाइल की गिनती से नहीं किया। हमारे तो 42 जहाज हवा में थे, उनके 85 जहाज रात को हवा में थे, 6 और 7 मई की दरमियानी रात। नंबर तो हमारे आधे थे, जहाज अल्हम्दुलिल्लाह सातों के सातों उनके गिरे। तो वजह क्या थी? वजह ये थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी कॉज जस्टिफाइड समझते हैं, हमारा सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमें अपनी आने वाली नस्लें प्यारी थी। नंबर 2, हमने ट्रेनिंग बहुत बेहतर करते हैं। हम जो अपनी कमजोरी है नंबर की, जो गिनती में हम पूरे नहीं है, वो हम अपनी बेहतर ट्रेनिंग से कंपनसेट करते हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हम उनके ऊपर रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रखा है हमने, अभी नहीं रखा। 65 की जंग आज तक आप देखेंगे हम टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट अपने जल्दी इंडक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस जल्दी करते हैं, वो एक बहुत बड़ा। और जाहिर है बोर्ड लीडरशिप भी बड़ा मैटर करती है। उनके एयरफोर्स चीफ बड़े मायूस थे, डिसअपॉइंटेड थे अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी जिसने तेजास देने थे। और इधर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फिजाई की लीडरशिप बड़ी अग्रेसिवली लीड किया, बोल्ड डिसीजंस लिए और फार साइटेड डिसीजन लिए, जिसकी वजह से फर्क आया। अच्छा, खित्ते में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद अगर खास तौर पर देखा जाए तो ताकत का तवाजुन बदला है, और अगर अब हम भारत की जंगी तैयारियों को देखें तो आपके ख्याल में ये भारत की दाखिली और खारजी ताल्लुकात पर किस तरह असर डाल सकती हैं? देखिए, हिंदुस्तान ने, जिसको आपने तो हनीमून कहा, मैं तो इतना ज़रा सीरियस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया। अमेरिका को भी कहा कि हम आपके रियल पार्टनर हैं, चीन के खिलाफ रूस को भी कहा कि जनाब हम नेचुरल आपके साथ कोलैबोरेटर बनते हैं। तो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे हिंदुस्तान ने इतना अरसा पेश किया कि अगर कोई इस रीजन में स्टेबलाइज कर सकता है तो हिंदुस्तान कर सकता है। हिंदुस्तान ने बहुत फायदा उठाया, जाहिर है करना भी चाहिए, मुझे उससे गिला तो कोई नहीं है। वो ट्रेड भी करते रहे रूस से, वो अमेरिका से भी बेस्ट लेते रहे, यूरोप को भी कहते रहे एंगेज करते रहे।
और जाहिर है, लेकिन दुनिया को अब ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक ऐसा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसको आप इग्नोर करके या बैक बर्नर पे करके आप इस खित्ते में अगर स्टेबिलिटी का या वे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक तो हमने रेलेवेंस गेन की है। अभी भी आपने देखा कि हिंदुस्तान ने अच्छा इस्तेमाल किया अपनी इस मैनिपुलेशन को। एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट नाराज थे तो यूरोपियन यूनियन से उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया जिसको वो कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील। वो ऐसे ही किया लोगों को, जो पहले करते आए थे कि एक एलिमेंट को डराओ कि देखो अगर तुम नहीं करोगे तो मैं उधर चला जाऊंगा। तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दोबारा उनको टैरिफ शैरिफ में कंपनसेशन कर दिया। तो ये इस तरह करते आए हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कह लें या स्ट्रेटेजिक स्टैंड को बदलते आए हैं अपनी इंटरेस्ट के लिए, या शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अब स्टेबलाइजिंग एक फोर्स हैं इस रीजन में, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, दुनिया ने रियलाइज किया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कई दफा मान चुके हैं। बिल्कुल ठीक आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में एक ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मशरिक़ वुस्ता का मंजरनामा ताहाल ईरान अमरीका कशीदगी के ज़ेरे असर है। मुज़ाकरात के साथ साथ फौजी पेशकदमी और धमकियों का सिलसिला भी जारी है। अमरीकी सदर ने एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज जिरॉल्ड फोर्ड खित्ते में भेजने का ऐलान किया है। ये फौजी ताकत में इजाफे के जरिए ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद दबाव बढ़ाने का तरीका है। USS जिरॉल्ड फोर्ड की रवानगी को खलीज फारस में अमरीका के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि खलीज फारस में पहले से नए लड़ाका तैयारों, गाइडेड मिसाइलों और निगरानी के तैयारों से लैस अब्राहम लिंकन कैरियर पहले ही मौजूद है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या अमरीकी फौजी तैयारियां ईरान के लिए इंतबाह हैं या खित्ते में ताकत के नए खेल की शुरुआत? क्या ये इक़दामात ईरान की जौहरी पेश रफ्त को रोकने के लिए है या फिर अमरीका के लिए अपने स्ट्रेटेजिक मफादात की हिफाजत के लिए? दूसरी जानिब बढ़ते अमरीकी दबाव और हमले की धमकियों के जवाब में ईरान की जानिब से आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने का अल्टीमेटम काफ़ी धमाका साबित हुआ है। ईरानी धमकी अमल पजीर हुई तो तेल की आलमी पैदावार का 5वां हिस्सा मुतासिर कर सकती है। अगर ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ वाकई बंद कर दिया तो उसका नतीजा कितना भयानक निकलेगा, ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार शाजिया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, पहला सवाल ट्रम्प नेतन्याहू मुलाकात के हवाले से है। बिहाइंड द सीन इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ? क्या नेतन्याहू ट्रम्प को ईरान पर हमले में देर ना करने का मशवरा देने आए थे? देखिए, बिहाइंड द सीन जो है वो तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है ये बताना कि बंद कमरे में क्या डिस्कस हुआ। हम एक कयास सराई ही कर सकते हैं, हम उसके डॉट ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो इस वक्त सब एनालिस्ट जिस बात पे यूनानिमसली एग्री हैं कि वहाँ पे बात ये हुई कि कहीं ट्रम्प जो टॉक कर रहे हैं मस्कत के अंदर, उनकी गुफ्तगू हुई है जेरेड कुशनर की और विटकॉफ की, ईरानी वजीर खारजा के साथ, उसमें सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिस्कशन ना हो रही हो, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल को रोल बैक करना हर सूरत में शामिल है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है एक पॉइंट है जिसके अमकानात हैं कि ये डिस्कशन में आया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी मिलिट्री ग्रेड है ही नहीं, उस पे बात करने का इसराइल को कोई फ़ायदा नहीं है। इसराइल जो है उसका बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको रोल बैक करवा के उसको ख़त्म कराना चाहता है और उसको अपने जो मुज़ाकरात हैं उनमें शामिल करना चाहता है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए कि वो ये मुज़ाकरात करवाना भी नहीं चाहता है। बार बार हिब्रू मीडिया में यही लिखा हुआ है कि ट्रम्प जो है एक बैड डील में फंस गए हैं, हमें ऑल आउट जो है ईरान पे अटैक करना चाहिए, जिसके अंदर ग्राउंड इन्वेजन भी शामिल है, क्योंकि सिर्फ हमें रिजीम डिकैपिटेट करने से ईरान नहीं संभलेगा, हमें उसके अंदर ग्राउंड इन्वेजन करनी है। तो अब ट्रम्प चूंकि ये नहीं चाह रहे हैं, ये एक लंबी वॉर ऑफ अट्रिशन है, वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं, तो वो इसको मुज़ाकरात के अंदर डिले के टैक्टिक्स जो हैं अभी फ़िलहाल लेके चल रहे हैं। तो जो वहाँ पे नेतन्याहू हैं उन्होंने ज़्यादातर यही डिस्कशन जो है वो सामने आई होगी, और दोनों जब बाहर निकले हैं तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कोई खुशगवार मुलाकात नहीं रही है, क्योंकि इसराइल को किसी सूरत सूट नहीं करता ईरान जो है वो मुकम्मल हालत में मौजूद रहे, उसकी बाल्कनाइजेशन ना हो, और अमेरिका जो है उसके लिए बहुत बड़ा मसला हो गया है ईरान पे अटैक करना, कि अब जो बिल्कुल हमें विजिबली चाइना और रशिया की उसके अंदर जो है वो एंट्री नज़र आती है। जैसे चाइना ने अपने न्यू जो हैं वो कटिंग एज फाइटर जेट भी उसको दे दिए हैं, बेदू का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो उनके पास है, रशिया जो है वो उनको तकरीबन जो रेडार सिस्टम है वहाँ से लेकर बाकी तमाम तरह की असिस्टेंस दे रहा है, और तमाम रीजन ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान
इस बात का तहिया कर लिया है सऊदी अरेबिया को बीच में शामिल करके कि ईरान जो है उसकी सॉवरेनिटी, इस रीजन की सॉवरेनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रंप ज़ाहिर है उनकी इंटेलिजेंस भी उनको ये रिपोर्ट्स दे रही है कि ये अब जंग जो है अगर करनी है तो फिर ये वही ओल्ड फैशन जंग ही होगी जिसमें बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा जो है तबाही और बर्बादी होगी। अगर उसके लिए तैयार हैं तो चलते हैं, वरना अभी डिले और प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो अच्छा, आप जैसे नेतन्याहू कह रही हैं कि डिले और प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं और ये मुज़ाकरात बार बार बीच में लाए जा रहे हैं, लेकिन खलीज में एक के बाद दूसरा अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा, क्या वाकई ये ईरान पर सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है, या हम ये कहें कि अमरीका खित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक मफादात की हिफाजत के लिए ख़ुद को मजबूत कर रहा है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि अमरीका जो मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक हैं उन पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए भी अपने मजीद बहरी बेड़े जो हैं वो इस इलाके में लाए जा रहे हैं? आपका पहला और आखिरी जो पॉइंट है ना, ये बहुत रेलिवेंट है कि वो दबाव भी बनाना चाहता है और यहाँ पे अपनी मोनोपोली को भी ख़त्म नहीं करना चाहता। जहाँ तक उसके एसेट्स को ख़तरा है, वो ख़तरा सिर्फ उसी सूरत में है अगर वो ईरान पे अटैक करता है, वरना वो तो हमेशा से हैं, बहुत दहाइयों से यहाँ पे मौजूद हैं। ईरान जो है उनके लिए इस तरह का ख़तरा तो ईरान ने कभी भी नहीं किया। तो लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स बहरहाल मौजूद हैं और पेंटागन के अंदर बहुत क्लियर डिवाइड है, जिसमें आधे लोग जो है वो चाह रहे हैं कि ये मसला निगोसिएशन से, बात से, कोई ऑप्टिक्स की जो मुज़ाकरात हैं उनसे, जिससे हमें कोई ऑप्टिकली कोई विक्ट्री मिल जाए जिसको हम अपने लोगों से को सेल कर सकें, उससे हमारा मसला हल हो जाए। लेकिन बाकी एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि ये जो आखिरी लिंचपिन है इसका भी मसले को हल करें। अगर हमने इराक का कर लिया, सीरिया का कर लिया, लिबिया का कर लिया, तो फिर ये भी कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है। तो बहुत से थिंक टैंक हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत वल्नरेबल है, ईरान के अंदर बहुत आसानी से जो है रिजीम भी चेंज की जा सकती है और फिर उसके टुकड़े करके वहाँ पे छोटी मोटी जो है इसी तरह के टेररिस्ट जो है आउटफिट हैं वहाँ पे बिठाए जा सकते हैं, तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो ट्रंप बहुत बड़े इस मखमसे में है, पता नहीं कौन जो है वो उनको कन्विंस कर पाता है। लेकिन अब एक जो है वो जो उनका जो एयर कैरियर है वो आया है, अब दूसरा जो है वो ईरान की तरफ आ रहा है, तो यकीनन इस पे बड़ी कॉस्ट लगती है। और सिर्फ ये कहना कि जी ये सिर्फ यहाँ पे धमकाने के लिए आ रहे हैं, नहीं, ये यकीनन किसी प्लान बी के हिस्सा के तौर पे आ रहे हैं कि हो सकता है हमें ऑल आउट ईरान पे अटैक करना पड़ जाए। तो और लेकिन उसमें आप देखें कि साफ कह दिया है वो, तो बल्कि उन्होंने तो एक इकोनॉमिक डील भी साइन की है। अब रिप्रोचमा उनका ऑलरेडी हो चुका हुआ है। चाइना ने बल्कि अपनी एक वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया है, अपने किसी न्यूज़ एजेंसी के थ्रू पोस्ट करवाया है, तो एक ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट भी रखा है कि चाइनीज स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने जितने इनके रीजनल अमेरिका के एसेट्स हैं उनकी जियो लोकेशन जो है वो पोस्ट कर दी है। तो एक दूसरे को सिग्नलिंग तो हो रही है। लेवरॉव जो है वो मुसलसल 3 इंटरव्यू उन्होंने 2 दिनों के अंदर दिए हैं, तो जो कि बहुत इनके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ही नहीं है बहुत ज़्यादा बात करने के। तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि इन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये बहुत ही एक गलत एक स्ट्रेटजी होगी और इसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि रिसेंटली ईरान ने भी ये दिखाया है कि उनके लोग भी कंसोलिडेट हैं, वो अपने हुकूमत के साथ भी खड़े हुए हैं, भले ही वहाँ पे आप उनके करेंसी को कितना ही जो है वो नुकसान पहुँचा लें, भले ही आप वहाँ पे कितने ही जो हैं वो बाहर से इंतशार पसंद जो हैं। और लेकिन शाजिया साहिबा, ईरान के अंदर अभी भी कुछ इंतशारी ग्रुप्स ऐसे तो हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से मदद आए या इसराइल की तरफ से मदद आए, तो वो फिर एकदम से बाहर निकल के सामने आए हुकूमत के मुखालिफ। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि जिन दिनों में अमेरिका की जानिब से धमकियाँ देने का सिलसिला बहुत ज़ोरों पर था, एक ऐसा ग्रुप हमने देखा कि जो ईरान के हक में बोलता था उसके खिलाफ एक बहुत लंबी चौड़ी कैंपेन हमने देखी है सोशल मीडिया पर भी। एक ब्यूटी ब्रांड की भी ओनर को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि ईरान के हक में बोलने के हवाले से। तो इसका मतलब ये अंदर जो इनके ग्रुप्स हैं वो अभी भी एक्टिव तो हैं। इनके अंदर जो, अब ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, इनके ईरान की वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उन पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हैं। एक सैंक्शन ने उनकी इकोनॉमी को बहुत ख़राब किया हुआ है, आम बंदे की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुतासिर हुई हुई है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर जो उनकी करेंसी है उसको इन्होंने आर्टिफिशली जो है उसकी वैल्यू को इतना कम कर दिया कि जिससे फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए।
तो जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रही हैं ये हर जगह पे होते हैं, ये हर आपको डेवलपिंग कंट्री में नजर आ जाते हैं और इनको आपने सिर्फ फनल करना होता है। कुछ भी पैसा, सुनने में आया है कि $5 से $10 तक भी जो हैं वो सिस्तानी बलूचिस्तान से लोग और उधर से खोजिस्तान और कुर्द इलाकों के पास से जो है लोगों ने लोगों को हायर किया और उन तक जो है फिर अंदर असलहा स्मगल किया, साइलेंसर दिए उनको, टर्मिनल जो है एलॉन मस्क के जो हैं वो वहां पे पहुंचे कम्युनिकेशन के लिए। तो $5 से $10 आप देखें एक आप राह चलते बंदे को, तो वो उस हजूम का हिस्सा बन गया और उस हजूम का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने 14,000 से ज़्यादा जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों को मार डाला और 30,000 से ज़्यादा टोटल हलाकतें हुई, जिनको वेस्ट जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है जी कि वहाँ पे ईरानी हुकूमत ने मशीन गनें चलाई। अब बात ये है कि देखें उनके पास पावर है, उनके पास मीडिया है, वो जो दिल चाहे वो प्रोपोगेट करते रहें, लेकिन बाकी हम लोगों ने भी तो जिंदा रहना है, ये हमारा भी तो वर्जन है। आप पाकिस्तान के हवाले से देखें, आप बाहर बैठे हुए लोग, आपको हजारों यूट्यूबर मिल जाएंगे, हजारों लोग मिल जाएंगे ये कहते हुए कि लुट गए, मर गए, तबाही है, बर्बादी है। लेकिन हम जो लोग यहाँ रह रहे हैं, हमें एक चीज का हमें पता है कि हमारी डिटरेंस, हमारी सॉवरेनिटी और हमारी पाकिस्तान हमारी रेड लाइन होना वो कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं और ये छोटे मोटे मसले एक ऑक्टोपस की तरह इन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, जिनको ना तो कोई एक हुकूमत ठीक कर सकती है, ना कोई एक निज़ाम ठीक कर सकता है, ना वो एक 10 साल में 20 साल के अरसे में उनके ठीक होने के इम्कानात हैं। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो वो शोबदाबाजी कर रहा है। तो रियलिज्म जो है, जिसे पॉलिटिक रियल कहते हैं, उसके अंदर आपको बहरहाल अपने जो पॉलिटिकल बाउंड्री आपके मुल्क की होती है वो अजीज होनी ही चाहिए। तो उसको आप रिसेंटली देखा कि ईरान में 20 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने अपनी जो उनका जो इंडिपेंडेंस डे जिसको मनाते हैं, रेवोल्यूशनरी एनिवर्सरी जो होती है, बाल को भी वहां पे जलाया गया। तो बिल्कुल उसमें आप अगर दिखाएं ही ना वेस्टर्न मीडिया पे, तो इससे ये थोड़ा फर्क पड़ता है कि ग्राउंड हकीकत जो है वो चेंज हो जाती है। ग्राउंड की हकीकत ये है कि सबसे बड़ा जो मसला ये था गल्फ के अंदर कि हमने और गल्फ कंट्रीज का एक जो प्रॉब्लम क्रिएट करवाया हुआ था इजराइल ने ईरान के साथ, और गल्फ कंट्री को ये कहा हुआ था कि आप हमें यहाँ पे बेसिस प्रोवाइड करें, हम आपकी भी सिक्योरिटी को ख्याल रखेंगे, और एक अकलौता यहाँ पे हमारा दुश्मन है, एक अकलौता ईवल और डेवल है, वो ईरान है। अब सऊदी अरेबिया, देखिए कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता। सऊदी अरेबिया ने उस सारे सिस्टम को, इब्राहिम अकॉर्ड को कट डाउन करके बहुत स्लोली, कोई शोर नहीं मचाया, कोई इस बात का हल्ला गुल्ला नहीं है, हैंडशेक किया है ईरान के साथ, सिग्नलिंग की है कि हम इनके साथ इकोनॉमिक जो है वो कॉपरेशन कर रहे हैं, चाहते हैं, और अभी ईरान से कोई खतरा नहीं है। अब सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा मुल्क है, अगर उसे ईरान से कोई खतरा नहीं है तो बाकी छोटे मोटे मुल्कों को ईरान से फिर क्या खतरा हो सकता है। तो चीजें जो हैं वो बहुत स्लोली जो हैं वो ट्रांजिशन की तरफ जा रही हैं, लेकिन उस ट्रांजिशन में ये जो बड़ी एम्पायर्स होती हैं, ये जब भी इन्होंने ढहना होता है, उस ट्रांजिशनल पीरियड में ये बहुत तबाही और बर्बादी मचाती हैं, और यही हमारा खौफ है। अभी जो प्रोटेस्ट की बात आप कर रही थी और मैंने उसमें बाल जलाने का भी जिक्र किया, ये इसको आप कितना सिग्निफिकेंट देखती हैं? एक चीज़ ये, और दूसरा जो ईरान ने आबनाए हरमुज़ को बंद करने की धमकी दी है, इसकी बंदिश के नतीजे में आलमी तवानाई मार्केट में जो तेज़ी से होने वाली तब्दीलियाँ हैं, इसका असर किस हद तक सियासी और इक्तिसादी होगा? अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान बंद करता है, जिसको वो बंद करने की कैपेसिटी भी रखता है, उसका नेबरहुड है, इर्द गिर्द से बहुत ज़्यादा वेस्टर्न जो है वो वहाँ पे अपनी नेवी के साथ उन्होंने उसको अभी वहाँ पे उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरानियन जो है वो जानते हैं कि वहाँ पे वो उन्होंने अंडर सी माइंस कैसे बिछानी है और उसको बंद कैसे करना है, ये उनका पड़ोस है, उनका नेबरहुड है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो कुछ और कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। एक उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है, जिसमें इसराइल पूरा और ख़त्म हो जाएगा, और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये बंद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।